नमस्कार। संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। अगर आपका बच्चा इस साल कॉलेज जाने वाला है या अगले साल कॉलेज जाने वाला है और आप अभिभावक हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए। हम बात कर रहे हैं मेडिकल में इंट्रेंस टेस्ट के बाद कैसे जो है वो कॉलेजों में एडमिशन होंगे, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, क्या कटअप रहने की संभावना है, इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अभी देश में 17 लाख बच्चे जिन्होंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था वो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में नीट का रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद जो है एडमिशन की आफादाफी शुरू होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे और आपकी इस आफाधापी को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं सुधांशु कुमार जी। हम उनका स्वागत करते हैं। ये कैरियर काउंसलर का काम करते हैं और अभी तक इन्होंने जो है हज़ारों बच्चों को जो है वो काउंसलिंग किया है और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जो है कैसे एडमिशन हो इसके बारे में बताया। सुधांशु जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। डीडी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे कि नीट का जो है एग्ज़ाम का जो रिजल्ट का जो इंतज़ार है वो बड़ा लंबा हो गया है। बिल्कुल। बच्चों की मानसिक स्थिति पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह भी दिया है कि आप अब इसको पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल। आप लोगों के पास क्या इनपुट है इस बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अभी आज हो या कल हो, बहुत जल्दी रिजल्ट पब्लिश होने वाला है और जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि अब इतने टाइम हो गए और जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके पहले, आने से पहले और आने के बाद इमीडिएट बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होती है कि हमारा बच्चा कहाँ दाखिला लेगा, कितने स्कोर आएंगे। तो ये सब समस्याएं बच्चों का और पेरेंट्स का आना भी स्वाभाविक है। तो मैं मानता हूं कि सबसे पहले हम, चूँकि समय भी बहुत कम होगा, तो मैं चाहूँगा कि काउंसलिंग प्रोसीजर से लेकर के मैं सारी चीज़ पे क्या आखिर जो कल या आज या अगले 1-2 दिनों में जब भी नीट के जो रिजल्ट आउट होगा उसके बाद क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, सबसे पहले ये होगा कि जब बच्चे का स्कोर आता है तो अपने स्कोर को देख लें और स्कोर को देखने के बाद हर बच्चा चाहता है कि हमें सरकारी संस्थान, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। लेकिन उसके लिए कुछ मार्क्स सबसे ज़रूरी है कि अगर आपका मार्क्स 580 के ऊपर आता है, जो टेंटेटिव हम लोग आइडिया लगाते हैं, तो 580 के ऊपर अगर आता है तो आप प्लान कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बट श्योर नहीं है, श्योर नहीं कि मिलेगा। तो अब काउंसलिंग के जनरल, हाँ, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, लेकिन 600 प्लस है तो मिल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये प्लान करना चाहिए अपने स्कोर के अकॉर्डिंग कि हमें कहाँ रखना है बच्चे को। अगर हमारा अच्छा स्कोर है तो कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हमारा स्कोर कम है तो हमें कहाँ प्राइवेट अच्छे कॉलेज किस स्टेट में मिलेंगे, अपने स्टेट में मिलेंगे कि किसी दूसरे स्टेट में मिलेंगे या डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। तो अगर हम सरकारी कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेज में अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो सबसे पहले जो होता है काउंसलिंग प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो अगर रिजल्ट जैसे ही पब्लिश होती है तो हमें ये करना है, पहले एक प्लान बनाना है। एक प्लान ये बनाना है कि कौन सा कॉलेज किस स्टेट में बेस्ट है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर हम प्लान तो बना लिए लेकिन फिर प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको 2-3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि एक सेंट्रल काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 15% सीट्स जो हैं ऑल इंडिया के बच्चों का है। ठीक है। और 85% सीट्स जो है वो स्टेट के पास है। तो आप सबसे पहले तो 15% सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप जब 15% सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आपको ये देखना है कि हम उस मार्क्स पे हैं कि नहीं। अब वहाँ पे क्या होता है, अच्छा दूसरी चीज़ रिजर्वेशन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। उसमें ऐसा ये होता है कि अगर सपोज कोई जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बीसी, कई कैटेगरीज हैं जो सरकार ने बना रखा है मापदंड। तो उसमें ये होता है कि आप ऑल इंडिया कोटा में आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट कोटा में आते हैं तो बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जनरल ट्रीट में होगा। तो ऑल इंडिया 15% सीट्स के लिए, स्टेट के 85% सीट के लिए, और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे एम्स हैं, जिपमर हैं, बीएचयू हैं,
तो ऐसे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, 100% सीट के लिए मिलेगी, प्लस आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं हम मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या प्लान करना चाहिए। अगर किसी बच्चे का स्कोर 580 प्लस आता है तो हमें लगता है कि उनको सबसे पहले एक 15% सीट्स के लिए उनको करना चाहिए रजिस्ट्रेशन, दूसरा उनको 85% सीट्स के लिए करना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें का बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप उसमें मान लो सपोज आपने सेंट्रल अप्लाई कर दिया, यहाँ अप्लाई नहीं किया, अगर वहाँ का मार्क्स आपका, चूंकि कट ऑफ तो एक टेंटेटिव आइडिया है, ये तो है नहीं कि आपको सीट मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अब होता ये है कि अगर कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो आप स्टेट से चूक जाएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन दोनों जगह करनी चाहिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज का प्लान करते हैं तो। अब अगर किसी का बजट है और उनका स्कोर आ जाता है बिलो 500 या 500 के आसपास या 580 बिलो, अब क्या करें? अगर आपका बजट है कि हमें इस साल बच्चों को एडमिशन करना है तो हम प्लान करेंगे फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, अब आप एक चीज़ जान लें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती हैं उसकी टोटल काउंसलिंग करती हैं एमसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट। 85% सीट्स के लिए जो है मैनेजमेंट कोटा होता है और 15% सीट्स जो होती है वो एनआरआई कोटा होता है। इसके जो काउंसलिंग होती है, इसकी वेबसाइट है www.mcc.nic.in। इस पे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़ पे करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसमें पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है, फिर मॉपअप राउंड होता है। कभी कभी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी हो जाती है, अदरवाइज ये लोग सारी जो सीटें बच जाती हैं, नॉन रिपोर्टिंग सीटें, वो प्राइवेट कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी को वापस भेज देते हैं। आप चाहें तो आप समय समय पर आप वेबसाइट चेक करते रहें। अब क्या होगा, जब नॉन रिपोर्टिंग की सीटें जाएगी प्राइवेट कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ आप जा करके उनकी अलग से काउंसलिंग होती है। वो इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे वो अपना एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको बड़ा टाइम कम होता है, 2 दिन का समय होता है, 3 दिन का समय होता है, तो उस समय बड़ा आपाधापी हो जाती है पेरेंट्स को। तो आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाना है कि हमको जाना है और सीट लेना है, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट स्टेट मेडिकल कॉलेज में। उनका जो क्राइटेरिया है, कुछ स्टेट ओपन स्टेट हैं, कुछ स्टेट आपका जैसे है वहाँ पे सीटें नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिहार प्राइवेट जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ओपन स्टेट, 100% ओपन स्टेट है, ठीक है। यूपी 100% ओपन स्टेट है। कर्नाटका आपका 13% ओपन स्टेट है। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि 13% हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं अगर उनकी वैकेंसी रह जाती हैं तो फिर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो बाहर के राज्यों के लिए वहाँ पे, हाँ, बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्होंने पहले आपको सबसे पहले जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो आपको हर एक की वेबसाइट चेक करनी होगी, हर स्टेट की, क्योंकि काउंसलिंग का माध्यम 2 ही है। पहला माध्यम है सेंट्रल काउंसलिंग, दूसरा माध्यम है स्टेट काउंसलिंग। तो स्टेट जो काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ सरकार करती है। कुछ स्टेट में क्या होता है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, मॉपअप राउंड तक स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसके बाद फिर वो कॉलेज वापस भेज देती है कॉलेज को। अब वो कॉलेज अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर काउंसलिंग करती है, उस पर भी लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, तभी जाके आपको सीट मिलेगी। इस बार जो है वो पिछली बार की तरह ही कहा जा रहा है कि थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, ये कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहने वाला है। कई दावे आ रहे हैं कई जगहों से कि उनके बच्चे जो हैं वो 100% नंबर ला रहे हैं, तो ऐसे में तो थोड़ा टफ और दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, हर एक बार का कट ऑफ अलग अलग होता है और जब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं होता सब टेंटेटिव आइडिया ही लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो अपना एक हमें लगता है ऐसा कि जो बच्चा 580 प्लस लेके आएगा अपने स्टेट के कॉलेज में चांस मिलने की है, उनकी पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट कॉलेज में चांस है। मतलब 580 आप मान के चल रहे हैं, मान के चलना पड़ेगा। अब हम क्योंकि झारखंड का चैनल है हम झारखंड पे फोकस करके अगर बात करें तो झारखंड में क्या प्रोसेस अपनाती है सरकार, प्राइवेट और सरकारी दोनों मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन? सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड में 3 तो पुराना कॉलेज है, उसके साथ साथ 3 नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं। 1 साल वहाँ एडमिशन भी हुई है और एक कॉलेज का फिर से परमिशन आ चुका है। लेकिन अब ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि इन तीनों नए कॉलेज के परमिशन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये सरकार का मसला है। सरकार कोशिश कर रही है। तो अब अगर इन 3 कॉलेज पुराने, 3 कॉलेज नए, अगर इन 6 कॉलेज का परमिशन आ जाता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगा। फिर आप मान के चलिए अगर हम यहाँ की बात करें तो रिम्स थोड़ा सा कट ऑफ हाई होगा, 600 प्लस तो जरूर जाएगा। लेकिन बाकी कॉलेजों में हम मान के चलते हैं राज्य के बच्चों को 560 के प्लस में उम्मीद बना के रखनी चाहिए। अगर ये 6 कॉलेज आ जाते हैं तो
और अगर 3 ही कॉलेज रहते हैं तब तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। तो बहुत मुश्किल अच्छा, प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है टाटा मणिपाल के नाम पे, वो 2020 में स्टार्ट हुआ है। तो उनकी जो फी स्ट्रक्चर अभी इस साल जो डिसाइड हुई है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी मणिपाल ने डिसाइड किया, 17,70,000 पर एनम, और जो उसकी फ़ी होगी वो 4 साल की फ़ी लेंगे। अब स्टेट कोटा का जो इन्होंने 25 सीट दिया है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और मणिपाल को मिलकर कोऑर्डिनेशन बिठाना है कि उस 25 सीट का फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी के लिए क्या वो फ़ी रिड्यूस करके वो करेंगे। तो ये वेबसाइट पर जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा, झारखंड कंबाइन के वेबसाइट पे आ जाएगी। तो 25 सीट ही केवल हैं, उस 25 में आप समझिए जनरल सीट लगभग वो अब वो तो सरकार का जो है 5 सीट वैसे ही आएगा, सरकार का एक डिसाइड होगा परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग वो लोग 25 सीट को स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड करना। मतलब झारखंड में अगर कहा जाए तो सरकारी में नियमित रूप से जिसमें एडमिशन लेने की अनुमति है वो 3 कॉलेज, बस 3 कॉलेज है। इसमें कितने सीट होंगे लगभग? अब देख लीजिए, अगर रिम्स की बात करें तो 150 सीटें हैं जी। अब इन्होंने फिर से आगे सीट बढ़ाने के लिए डिमांड किया है कि 200 सीट हो जाए। और अगर एमजीएम धनबाद की बात करें, पाटलिपुत्रा धनबाद की बात करें तो वहाँ 50 सीटें हैं, और एमजीएम जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ 50 सीटें हैं। तो सीटें इतनी कम है, उसमें से 15% कोटा चला जाएगा ऑल इंडिया के पास। अच्छा, ये भी एक परेशानी है। मतलब झारखंड के बच्चों के लिए थोड़ा और झारखंड के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगर जिनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, जिनको एडमिशन, अगर वैसे नीट एस्पिरेंट चाहते हो कि उनका स्कोर बहुत कम है, तो या तो 1 साल फिर से तैयारी करें वो, और अगर तैयारी नहीं करना चाहते हैं और उनका फाइनेंशियल बजट सपोर्ट करता है तो उनको प्राइवेट कॉलेज के लिए या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फिर प्लान करना चाहिए। झारखंड के बच्चे फिर क्या करें? झारखंड के बच्चों को देखिए, अब झारखंड के बच्चों का अगर अच्छा स्कोर आता है, पहला तो कोशिश करेंगे, दो तरीका है। पहला सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे, जो एमसीसी से 15% सीट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा उनके पास रास्ता है कि वो स्टेट 85% सीट्स के लिए प्रोसेस में जाएंगे। अगर वहाँ भी सीट नहीं मिलती है, देन उनको या तो कोर्स चेंज करना पड़ेगा। डेंटल है, उनका भी अच्छा से उसको BAMS है, BHMS है, यूनानी है, बी फार्मेसी है, इन सब कोर्स में जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए फिर प्लान करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी टफ पोजीशन है झारखंड के बच्चों के लिए। ये एमसीसी के गठन के बाद भी कोई बदलाव आया है आपको? देखिए, एनएमसी की जब से गठन हुई है, एनएमसी के गठन हुए तो सरकार ने काफ़ी चीज़ें बदलाव लाई हैं। बहुत पारदर्शिता, काफ़ी पहले से पहले क्या होता था, कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होती थी तो उसमें कई लोगों की शिकायत होती थी, लेकिन आज के डेट में जो है अब इतनी पारदर्शिता हो गई है कि आप रजिस्ट्रेशन करके आप चाहोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, किस बच्चों को किस कट ऑफ पे सीट मिली, आपको सीट कहाँ मिली। तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। मतलब अब केवल पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, नंबर भी महत्वपूर्ण है जी। नंबर, लेकिन एक चीज़ें हैं, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता हो तो अगर जस्ट क्वालिफाई बच्चा है वो भी डॉक्टर बन सकता है, लेकिन हाई फी में जाना पड़ेगा। अच्छा। आज के डेट में प्राइवेट कॉलेज में आप लेके चलें, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एवरेज फीस 16-17 लाख रुपए साल का है, और हाईएस्ट फीस 25 लाख से 26 लाख रुपए साल का है। अच्छा। तो आप देखेंगे तो 1.25 करोड़ का बजट हो जाता है। मतलब आप जो माँ बाप अपने बच्चे को कम नंबर लाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है उसका इंतजाम कर लेना चाहिए। नहीं, मार्क्स के बेसिस पे हो। अगर किसी बच्चे का मान के चलें कि स्कोर 500 के आसपास आता है तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। उनके लिए 10 से 12 लाख रुपया, 13 लाख रुपया तक सालाना फीस में बहुत सारे कॉलेज उपलब्ध हैं हर राज्य में। जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, ऐसे कई कॉलेजेज हैं जिनका 10 से लेकर 13 लाख के बीच में फी हो। अच्छा जी। और ये कहा जाता है कर्नाटक और जो महाराष्ट्र कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, और वहाँ को लेकर भी जो कई जो अभिभावक हैं वो आशावान रहते हैं कि हमको वहाँ पे हो जाएगा। क्या प्रोसेस है ऐसे वहाँ के कॉलेजों में? देखिए, कर्नाटका में जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उनकी जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्योंकि बाहरी बच्चे सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग होती है उसमें गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट पे आपको सबसे पहले तो लॉगिन करनी है। लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उनके यहाँ जो 13% सीट्स हैं उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे आउटसाइडर बच्चे अलाउड नहीं हैं। अब कुछ लास्ट ईयर उन्होंने कुछ अलाउ किया भी है तो उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो वैसी स्थिति में लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू सीटें मिलती हैं उसमें 85% मैनेजमेंट कोटा की सीटें।
तो उसका लेकिन फी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फी बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर लो फीस में आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका अच्छा स्कोर है, वो आप कर्नाटका में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिहार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ बच्चा तेलंगाना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं। ऐसे कॉलेजेस में थोड़ा फ़ी कम है। अब मान के चलो 10 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख के बीच में कई कॉलेजेस की फ़ी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल है जी, वो सरकारी कॉलेजों के मुकाबले तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत बेहतर नहीं होते हैं। देखिए ऐसा है, अब प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बिल्कुल अगर आप बात करेंगे फैकल्टी, टीचर्स एंड पेशेंट्स का देखेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज बहुत ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट भी हैं जो सरकारी से ख़राब नहीं है और सरकारी से कम नहीं है। आप पढ़ के वहाँ से भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, ये कई जो अभिभावक जो हैं जिनका बजट कम रहता है वो विदेश में भी अपने बच्चों को भेजने का प्लान करते हैं, तो वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है? देखिए वहाँ सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, वहाँ के लिए भी एक एग्ज़ाम्स आजकल हो गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। अब जैसे आप रसिया भेजना चाहते हैं, यूक्रेन भेजना चाहते हैं, फिलीपींस भेजना चाहते हैं, जॉर्जिया भेजना चाहते हैं, किर्गिस्तान भेजना चाहते हैं, तो ऐसी काफ़ी कंट्रीज है जहाँ लो बजट पे फीस पर अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 10 से 15 लाख रुपए तक में आपकी कोर्स स्टडी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि अब आपको वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों को नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो कहीं भी आप स्टडी के लिए नहीं जा सकते। और नीट क्वालिफाई हैं तो सबसे पहले आपको उनके वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आप उनके एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम मतलब होते हैं, उन कॉलेज के लेवल पे एग्जाम होता है। एक कंबाइंड एग्जाम है विदेश जाने नहीं, कंबाइंड एग्जाम नहीं होता, सेट एग्जाम एक है नहीं, उनका वैसे एग्जाम नहीं होता है मेडिकल में। अगर सपोज उनको रसिया जाना है तो एक पर्टिकुलर कॉलेज का, रसिया का, पूरी कंट्री का एक टाइम फिक्स है। एक टाइम फिक्स है कि 25 अक्टूबर तक आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा। तो जो 25 अक्टूबर तक एग्जाम देंगे और जो एग्जाम में पास हो जाएंगे वो बच्चे जा सकते हैं। क्या स्टैंडर्ड का वो एग्जाम होता है? एग्जाम बेसिक चीज़ें होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो बेसिक जानकारी होती है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी नीट क्वालिफाई होते हैं तो उस कंट्री में आप स्टडी कर पाएँ, उसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो आप क्लियर करते हैं तो आप जा सकते हैं। और जाने के लिए सबसे पहले तो पासपोर्ट आपका बना होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और बाकी दस्तावेज तो आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होती ही है। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया में ही, अगर आपका बजट कम है तो दूसरे देश में भी जाके अच्छे डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो क्या एक वहाँ से आने के बाद एक एग्ज़ाम सरकार लेती है? अभी तक एग्ज़ाम होता रहा है, जो कि एक आपको MCI स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 नंबर आपको लाना होता है। उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हैं तब आप इंडिया में, आपको रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। सुनते हैं कि बहुत लोग नहीं कर पाते, तो क्या विदेश का जो मेडिकल की पढ़ाई है और इंडिया में की मेडिकल की पढ़ाई, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई तो वहाँ भी अच्छी होती है, वो तो बच्चों पर डिपेंड करती है। अगर बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेसिस पर 4 आवर्स डेली का स्टडी करें तो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं। और आप पहले से धीरे धीरे, अब विदेशों में भी क्या है, कॉलेज में आपको MCI स्क्रीनिंग को लेकर के सेकेंड ईयर से ही पढ़ाई करा रहे हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ स्टडी करें तो कम कॉस्ट में अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। कुल मिला के जो है वो बच्चों पे ही सारा बच्चों पर सारा दारोमदार है। ये तो ही विदेश में पढ़ाई की बात। अब मुझे, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम लोगों ने बात किया कि अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में जो है वो नीट का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जो कटअप है उससे ऊपर जिनका नंबर आ गया है या जिनका नहीं भी आया, जो प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करके रहनी चाहिए? मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बताता हूँ, प्राइवेट कॉलेज के लिए एक-एक करके आप बताएं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि किस स्टेट में बच्चे को भेजना है। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये अच्छे कॉलेज, बेस्ट कॉलेज का प्लान कर लेना चाहिए। तो उसमें आपको 85% सीट्स के लिए MCC में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। उसी में साथ साथ रजिस्ट्रेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी, एम्स की, जिपमर की जो पुडुचेरी में है, दूसरा उनका ब्रांच कराईकल में है, और BHU है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब की काउंसलिंग आपकी एक साथ होती है। तो वहाँ एक रजिस्ट्रेशन आप करेंगे जिसमें आप 15% सीट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए।
और 100% सीट्स में पार्टिसिपेट करेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। दूसरा रजिस्ट्रेशन उनको 85% सीट्स के लिए अपने स्टेट में करना चाहिए। और अगर आप अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब प्राइवेट कॉलेज के लिए सबसे पहले तो चीज़ ये है कि उनको ये करना चाहिए कि हमारा बजट क्या है। वो बजट इसलिए बनाना ज़रूरी है कि अगर आप बजट नहीं बनाते हो तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो आपका बजट से ऊपर कोई कॉलेज मिल जाता है। आजकल क्या है, अब कॉलेज का भी बारे में पता करना जरूरी है कि कॉलेज के कुछ हिडन चार्जेज हैं कि सही बात। कई कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो फी कुछ दिखता है, अब जब कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे कुछ हिडन चार्जेज और होती हैं, तो उसमें आपका बजट बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज तो समाज सेवा करने के लिए खोला नहीं गया है। हाँ। दूसरी चीज़ नहीं, भारत सरकार ने काफ़ी कैपिंग लगाई है, तो आजकल स्टेट गवर्नमेंट ने भी लगाई है प्राइवेट कॉलेज पे, तो अभी काफ़ी चीज़ें सुधर के आई हैं पहले से, लेकिन फिर भी आपका एक बजट होना चाहिए। अगर बजट आपका मान के चलो सपोज कि 50 से 60 लाख के बीच का होता है, तो अब उसमें 50 से 60 लाख में इंडिया में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने डीम्ड कॉलेज हैं, उसका एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। एक तो एमसीसी में करनी चाहिए डीम्ड के लिए, दूसरा आपको जितने भी प्राइवेट कॉलेज स्टेट्स हैं वो जहाँ जहाँ ओपन स्टेट है उसे स्टेट, आपके अगर होम स्टेट में आप सपोज हो कर्नाटका के तो आपको तो पूरा बेनिफिट मिलेगा। आपके झारखंड स्टेट्स में अगर कॉलेज नहीं है तो जिस जिस स्टेट्स में ओपन स्टेट है वहाँ रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है, सभी जगह 2 लाख रुपए के, आपको 6 से 8 लाख रुपया पहले रेडी रखनी होगी, जो आपको लगभग आप पकड़ लो 6 महीने से 8 महीने में वापस आते हैं। अच्छा। वो पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो उसमें 6 लाख रुपया है या बात नहीं, कर रहे हैं 2-2 लाख रुपए हर जगह आपको लगेगा। जहाँ जहाँ आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप पार्टिसिपेट करते हो तो 2 लाख रुपए लगेंगे। अगर आप करते हो यूपी में तो 2 लाख लगेंगे। अगर आप करते हो मान के चलो कर्नाटका में तो 1 लाख लगेंगे। ऐसे कई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब जगह एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। उसका प्रोसीज्यूर ये होता है, जैसे अगर आप एमसीसी में डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको पहले राउंड में कोई सीट मिल जाती है, और अगर आप वो फिर एक्चुअल में पहला राउंड जो होता है वो क्या होता है कि अगर आपका सपोज कि आपको सीट कॉलेज, एक एग्जांपल मान लो भारतीय विद्यापीठ पुणे मिल जाता है और आपको नहीं पढ़ना है उस कॉलेज में, बाद में पता चलता है कि आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड राउंड में जब पार्टिसिपेट करोगे और सेकंड राउंड में जब आपको सीट मिलती है उसके बाद आपको सीट लेना मैंडेटरी होता है। अच्छा। अदरवाइज आपका 2 लाख रुपए फोरफिटेड हो जाता है। अच्छा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बिठाना ये जरूरी है कि आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करोगे, किस किस कॉलेज में पार्टिसिपेट करोगे, आपका बजट है कि नहीं उसके लायक, ये अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। मैं पहले मतलब ज़्यादा सलाह लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति को सबसे पहले देखना है, या आप अपने शहर के किसी काउंसलर को अटेंड करिए, अगर उसको अच्छी जानकारी है, आप बात करके आपको समझ आ जाएगी, आप उनको अपना बजट बताइए और बजट के साथ साथ उनको सारा प्लान बताइए, तो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन है, अच्छा कॉलेज क्या है और फीस किसकी कितनी है। अच्छा। तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप मान के चलो कहीं 1 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हो और किसी काउंसलर को उसमें से एक छोटा सा पार्ट उनको दे रहे हो, तो शायद आपको अच्छा गाइड कर देगा और आपके अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा। अपने अपने शहर में आप कर सकते हैं। हर चीज़ का एक्सपर्ट एक आदमी नहीं हो सकता है, तो उसके लिए तो सलाह लेनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, इन जगहों पे एडमिशन से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखना चाहिए? अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहला तो आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड जो रिजल्ट अब थोड़ी देर में पब्लिश होने वाला, आज या कल हो, और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके साथ कलर फोटोग्राफ्स, आपका माइग्रेशन टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायर है। अच्छा। और अगर आप कैटेगरी के बच्चे हैं, जिस कैटेगरी में हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास जरूर है। ओबीसी हैं तो ओबीसी कैटेगरी चाहिए, एससी हैं तो एससी कैटेगरी चाहिए, एसटी हैं तो एसटी कैटेगरी चाहिए, ईबीसी हैं तो ईबीसी कैटेगरी। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा है आपका। अच्छा, वो भी जो है सर्टिफिकेट केवल स्टेट में काम करेगा? स्टेट में और ऑल इंडिया में, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल प्राइवेट में कहीं भी कुछ। दूसरे राज्य में अगर आपको देखिए, दूसरे राज्य में आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा। कई लोगों का कंफ्यूजन है कि शायद मॉप अप राउंड में या किसी भी राउंड में सीटें बच जाती है तो हम वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप सिर्फ अपने राज्य में सरकारी कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सेंट्रल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज में हर जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पर जो जिस सीट जितनी ओपन सीट्स हैं। मतलब 15% के लिए आप हर राज्य में आप दे सकते हैं। 15% सीट्स के लिए जो सेंट्रल काउंसलिंग करते हो किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं जी। अब वो अलॉट भी आपको सीट वहीं, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो 100% सीट्स के लिए आप जा सकते हो। तभी कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया। उससे पहले हम एक जानकारी चाहेंगे कि
अगर हमारे बच्चे को या हमारे राज्य के बच्चों को अगर बहुत बेहतर नंबर आया तो सरकारी में कौन कौन से कॉलेज है जहां उनको अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए, अगर राज्य में बहुत अच्छा नंबर आया और राज्य में अगर चाहते हैं तो सबसे पहले उनको चाहिए कि अब अप्लाई जो करना चाहिए उनको रिम्स के लिए करना चाहिए, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दूसरा कॉलेज मेरे हिसाब से MGM होना चाहिए जमशेदपुर। तीसरा कॉलेज पाटलिपुत्रा होना चाहिए। लेकिन अगर भारत में जितने इंस्टीट्यूशंस हर स्टेट में अच्छे कॉलेज हैं, अगर वहाँ करना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, तो मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जो बेस्ट कॉलेज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। और सुधांशु जी ने जो बातें बताई उसको नोट कर लीजिए, सारे कागजात को जो है तैयार रखिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नीट के रिजल्ट को लेके। ये कार्यक्रम हम यहीं खत्म करेंगे। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।